मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर, और आज ये लेक्चर नंबर 8 है। आज के इस लेक्चर्स पे हम आपको बताएंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फोर्स बेस्ड ऑन वर्क डन। वर्क डन पर बेस्ड फोर्स, वर्क डन पर बेस्ड फोर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा कहलाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन के आधार पर फोर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट कंजर्वेटिव फोर्स के नाम से जाना जाता है और दूसरा पार्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो आइए समझते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक बॉडी है और ये बॉडी किसी पॉइंट ए पर रखी हुई है और इस बॉडी को आप ए से बी तक ले जा रहे हैं। जब आप बॉडी को ए से बी तक ले जाएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। मान लिया जाए कि आप बॉडी को ए से बी तक इस पाथ से लेकर गए हैं और इस पाथ का नाम पाथ नंबर 1। जब बॉडी को ए से बी तक ले जाते हैं पाथ नंबर 1 से, तो मान लिया जाए कि आपको जो टोटल वर्क करना पड़ा है वो वर्क है W1। अगर इसी बॉडी को आप ए से बी तक ले जाते हैं लेकिन इस पाथ से नहीं बल्कि किसी दूसरे पाथ से, पाथ नंबर 2 से, जब आप पाथ नंबर 2 से ले जाते हैं और मान लिया जाए कि इस बार आपको वर्क करना पड़ा है W2, लेकिन जब आप बॉडी को पाथ 3 से ले जाते हैं और इस केस में आपको वर्क करना पड़ता है W3, और मान लिया जाए कि W1 ये बराबर है W2 के और ये बराबर है W3 के। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के तीनों केस में वर्क डन सेम आ रहा है, मतलब वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जहां से बॉडी को आपने डिस्प्लेस किया है वो इनिशियल पोजीशन कहलाता है और जहां तक डिस्प्लेस किया है वो फाइनल पोजीशन कहलाता है। तो इस केस में वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है बल्कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करे बल्कि बॉडी के इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे तो ऐसे फोर्स को कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। इफ वर्क डन बाय अ फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय द बॉडी बट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी, देन इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जब ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क होता है तो यह वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि बॉडी के इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स के केस में भी वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि बॉडी के इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो ये तीनों का तीनों फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स। आइए अब हम लोग फिर से बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, एक और नॉलेज गेन करते हैं। सपोज कीजिए कि एक बॉडी ये पॉइंट ए पर रखी हुई है, किसी पॉइंट पर रखी हुई बॉडी। अब आप इस बॉडी को मूव कराते हैं और मूव करा करके वापस उसी पॉइंट पर पहुंचा देते हैं, मतलब बॉडी का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। इसको कहा जाता है क्लोज्ड पाथ। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स रहा तो वर्क डन राउंड द क्लोज्ड पाथ ये 0 होता है। इस केस में मान लिया जाए कि W वर्क करना पड़ा है तो इस W का वैल्यू जो आ जाएगा वो आपको 0 आ जाएगा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स राउंड द क्लोज्ड पाथ इज 0। क्लियर है? मैं समझता हूं। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। समझते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। देखिए, सपोज कीजिए कि ये एक पॉइंट है A और ये दूसरा पॉइंट है B। एक बॉडी को आपने A से B तक डिस्प्लेस किया। पहले बॉडी A पर रखी हुई थी और आपने बॉडी को B पर पहुंचा दिया है। अब आप देखेंगे, हो सकता है कि बॉडी को आपने पाथ नंबर 1 से होते हुए A से B तक ले गए हैं। ये पाथ नंबर 1 है और ये वर्क डन W1 है। आप हो सकता है कि इसी बॉडी को दूसरे पाथ से ले गए
मान लिया जाए कि ये पाथ नंबर 2 है और ये वर्क डन W2 है। आप पाथ नंबर 3 से ले गए और इस केस में वर्क डन आया W3। तो आप देखेंगे इनिशियल पॉइंट सभी के लिए, तीनों केस में इनिशियल पॉइंट सेम है और तीनों केस में फाइनल पॉइंट भी सेम है। लेकिन अगर वर्क की बात करेंगे तो W1 बराबर नहीं होगा W2 के और ये बराबर नहीं होगा W3 के। इसका मतलब हुआ कि इस केस में वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इस बात पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर वर्क डन पाथ फॉलोड बाय द बॉडी पर डिपेंड करे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करे, तो ऐसे फोर्स को कहा जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इफ वर्क डन बाय अ फोर्स depends on path followed by the body but does not depend on initial and final position of body, then it is called non conservative force. फ्रिक्शनल फोर्स के केस में वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, विस्कस फोर्स के केस में वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, मतलब ये दोनों का दोनों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला हेडिंग देखेंगे। हम लोगों को यहां पर क्या दिखाना है, शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये दिखाना है। आइए सपोज कीजिए कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये केस 1 है। इस केस 1 में एक बॉडी जिसका मास m है, इस पर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है mg, यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये बॉडी को अर्थ सरफेस पर ला रही है। सेम काम यहां पर, यही बॉडी है जिसका मास m है, इस बार फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन बॉडी को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया जा रहा है और इस बार भी बॉडी ग्राउंड पर ही पहुंच रही है। पहले भी h हाइट से ग्राउंड पर पहुंची थी, अभी भी h हाइट से बॉडी ग्राउंड पर ही पहुंच रही है। इसके बाद ये तीसरा केस है, बॉडी यहां पर है, इधर लाया, फिर यहां से नीचे आई बॉडी, फिर यहां आई, फिर इधर आई, मतलब यहां पर बॉडी डायरेक्टली नीचे आ रही है, यहां पर इंक्लाइन प्लेन पर आ रही है और यहां पर जो है आपको स्टेयर के थ्रू आ रही है। ये केस 2 है और ये केस 3 है। पहले केस में जो वर्क हुआ है, मान लिया जाए कि इस केस में वर्क डन W1 है, इस केस में वर्क डन W2 है और इस केस में जो वर्क हुआ है वो W3 वर्क हुआ है। तो तीन अलग अलग वर्क है, इसमें W1, इसमें W2 और इसमें W3। देखिए करना क्या हम लोगों को ये समझिए, लिखा हुआ है W1, W2 एंड W3 वर्क डन बाय ग्रेविटी इन केस 1, केस 2 एंड केस 3 रेस्पेक्टिवली। पहले केस में वर्क डन W1 है, दूसरे केस में W2 है और तीसरे केस में W3 है। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है तो हम लोगों को दिखाना होगा कि W1 बराबर होगा W2 के और ये बराबर होगा W3 के, मतलब तीनों के तीनों केस में वर्क डन सेम आ जाएगा, क्योंकि कंजर्वेटिव है इसलिए पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं केस 1 पर। सबसे पहले हम लोग आते हैं केस 1 पे। देखिए केस 1 पर ध्यान दीजिएगा, ये एक बॉडी जिसका मास m है और ये h हाइट पर रखी हुई है और सरफेस से h हाइट पर है। इस बॉडी का एक वेट होगा जो कि नीचे की तरफ काम करेगा। इस वेट के कारण बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा और यह डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो h है। तो यहां लिखा हुआ है F जो कि फोर्स है ये mg के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट जो कि h के बराबर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, यदि सेम डायरेक्शन में होगा तो एंगल 0 हो जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा W = FD cos थीटा। यहां पर वर्क डन W1 है, F जो कि mg के बराबर है, ये F mg, ये F mg F के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट h हुआ है और cos थीटा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल,
ये 0 डिग्री है तो ये cos 0 लिख दिया। cos 0 का वैल्यू होता है 1। cos 0 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आप जानते हैं ये होता है 1। तो इस तरह से W1 हो जाएगा mgh। मतलब बॉडी डायरेक्टली h हाइट से जब ग्राउंड सरफेस पे आती है तो वर्क डन का वैल्यू आता है mgh। ये पहला केस था। आइए हम लोग चले आते हैं केस 2 पर। केस 2 पर देखेंगे, केस 2 पे क्या हो रहा है देखिए। ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन की ऊंचाई ये h है और इंक्लाइन प्लेन से कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है, वही बॉडी है जिसका मास m है। इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा mg। बॉडी डिस्प्लेस होकर के यहां पर आ गई है, मान लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट है d। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो आप देख लें, इस बार फोर्स mg है, डिस्प्लेसमेंट d है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ये थीटा है। ठीक है, तो W का फॉर्मूला है FD cos थीटा। WD इज इक्वल टू mg इंटू d cos थीटा। आप जानते हैं साइन थीटा होता है P बाई एच, cos थीटा होता है B बाई एच। तो इस थीटा के लिए ये वाला जो पार्ट है ये बेस हो जाएगा और बेस का वैल्यू h है, और ये वाला जो पार्ट है ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और हाइपोटेनियस का वैल्यू है d। तो cos थीटा के बदले पुट कर देंगे h बाई d। तो इस तरह से d और d कैंसिल हो जाएगा, mgh मिलेगा। मतलब W2 का वैल्यू भी mgh ही हो गया। तो जितना W1 का वैल्यू है उतना ही W2 का वैल्यू है। आइए हम लोग आते हैं W3 पर। इस केस में देखते हैं वर्क डन कितना आता है। तो अगर आप गौर करेंगे तो इस बार हम लोगों ने बॉडी को डिस्प्लेस किया है इंक्लाइंड प्लेन पर, इस तरह से। बॉडी यहां पर रखी हुई थी, ये A है, फिर यहां से यहां आ गई, ये B है, फिर यहां आ गई, ये C है, यहां आ गई, ये D है, ये E है, फिर ये F है और उसके बाद ग्राउंड पे आ गए ये G है। मान लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, ये D5 है, ये D6 है। अब आप देखेंगे जब आप बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं इस केस में A से B तक, तो इसका वेट नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट D1 ये लेफ्ट साइड में हो रहा है। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल है। जब आप इसमें आ जाएंगे तो वेट mg नीचे की तरफ होगा और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स होगा। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। लेकिन जब आप यहां से यहां आ जाएंगे तो फिर से वेट नीचे की तरफ हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मतलब एक बार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, फिर 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 0 डिग्री। ए से बी तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो WAB है। बी से सी तक जो लाने में किया गया वर्क वो WBC है। यहां से यहां लाने में WCD, फिर WDE, WEF और WFG है। तो यहां पर लिखा हुआ है टोटल वर्क डन WAB, WBC, WCD, WDE, WEF और WFG है। फोर्स का फॉर्मूला WAB के लिए mg d1 cos 90। A से B तक जाने में फोर्स mg है, डिस्प्लेसमेंट d1 है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। WBC, B से C तक जाने में फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है और दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो mg d2 cos 0। उसी तरह से इस केस में mg d3 cos 90, mg d4 cos 0, mg d5 cos 90। मतलब एक बार 90 होगा और एक बार 0 हो जाएगा। सबसे पहले 90, फिर 0, फिर 90, फिर 0, फिर 90, फिर 0। अब आप जानते हैं cos 0 का वैल्यू होता है 0, सॉरी cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो ये वाला जो टर्म है ये आपको 0 हो जाएगा। यहां पर cos 0 का वैल्यू 1, तो ये आपको हो जाएगा mg d2 प्लस ये वाला जो टर्म आप देख रहे हैं
cos 90, इसकी वजह से ये फिर 0, फिर ये आपको मिल जाएगा mgd4 प्लस 0 प्लस mgd6। तो इस तरह से एक बार वर्क डन 0 मिल रहा है, एक बार mg और डिस्टेंस मिल रहा है, फिर 0, फिर इस तरह से कुछ कॉमन है, mg कॉमन है, ये d2 प्लस d4 प्लस d6 ये आपको मिलेगा। ये आपको d2 d4 और d6 तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपको h के बराबर हो जाएगा। तो इन तीनों को मिलाकर के ये हो जाएगा mgh। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जितना W1 है उतना ही W2 है उतना ही W3 है। इसका मतलब यह हुआ कि तीनों के तीनों केस में वर्क डन सेम आ रहा है, मतलब वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है बल्कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।